हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक सर और आज क्लास 11th के लिए हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो क्या कहता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट क्या है, मतलब न्यूटन्स की स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, तो कहता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। सबसे पहले प्रीवियस टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है। तो किसी भी बॉडी का जो लीनियर मोमेंटम का मतलब होता है कि उस बॉडी का क्वांटिटी ऑफ मोशन कितना है कंटेन इनसाइड द बॉडी, एंड लीनियर मोमेंटम इज आल्सो डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी, एंड लीनियर मोमेंटम इज डिनोटेड बाय वेक्टर p। तो लीनियर मोमेंटम का जनरली देखें उसका मतलब होता है कि बॉडी के अंदर क्वांटिटी ऑफ मोशन कितना है। ठीक है, तो कहता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। इसका मतलब ये कहता है कि अगर हमारे पास एक बॉडी है, उस बॉडी के ऊपर जितना ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स हम लगाएंगे, मतलब आपके पास एक बॉडी है, आप उस बॉडी के ऊपर जितना एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो उतना ज्यादा उस बॉडी का क्वांटिटी ऑफ मोशन भी बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास कार हम ड्राइव कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा जितना ज़्यादा आप उस कार को एक्सेलरेट करेंगे उतना ज़्यादा उसका क्वांटिटी ऑफ मोशन होगा। तो जो आप एक्सेलरेट कर रहे हैं उस अपने व्हीकल को, जो आप एक्सेलरेट करें नाउ दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, आपने देखा होगा बॉलर, जैसे क्रिकेट में बॉलिंग की जाती है तो जो बॉलर होता है तो वो काफ़ी हाई स्पीड से जब बॉल को थ्रो करता है तो उसका जो लीनियर मोमेंटम है वो भी ज़्यादा होगा। इसका मतलब अगर हमारे पास एक बॉडी है, उस बॉडी के ऊपर जितना ज़्यादा हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा उसका क्वांटिटी ऑफ मोशन होगा। तो यहाँ पे जो न्यूटन सेकंड लॉ का ये मानना है द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, किसी भी बॉडी का जो लीनियर मोमेंटम चेंज होगा उसका क्वांटिटी ऑफ मोशन जो चेंज होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि उस बॉडी के ऊपर कितना एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। ठीक है, आई होप सो आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो न्यूटन सेकंड लॉ ये कहता है अगर हमारे पास एक बॉडी है तो उस बॉडी का जो क्वांटिटी ऑफ मोशन वो कैसे बढ़ेगा, वो कैसे चेंज होगा, उसका रेट ऑफ चेंज किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि उस बॉडी के ऊपर हम कितना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। जितना ज़्यादा आप एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो उतना ज़्यादा उसका क्वांटिटी ऑफ मोशन भी रहेगा। ठीक है, तो इसको हम प्रूव करते हैं। तो कहता है हम लेट करते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है और उस बॉडी का जो लीनियर मोमेंटम है वो कितना है, वेक्टर p। जनरली हम मानते हैं हमारे पास एक बॉडी है और उस बॉडी का जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है, उसका जो लीनियर मोमेंटम है वो कितना है, वेक्टर p। और कब, जब हमने उस बॉडी के ऊपर कितना एक्सटर्नल फोर्स लगाया, वेक्टर f। ठीक है, तो हम सपोज करते हैं हमारे पास एक बॉडी है, तो उस बॉडी के ऊपर हमने वेक्टर f फोर्स लगाया। वेक्टर f फोर्स लगाने के बाद उस बॉडी का क्वांटिटी ऑफ मोशन कितना होगा, उसका लीनियर मोमेंटम कितना होगा, वेक्टर p। देखते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, हमारे पास एक बॉडी है, हमने उस बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स F लगाया, तो उसके बाद उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम कितना है, वेक्टर p। देन अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ मोशन कहता है कि अगर आपके पास एक बॉडी है, उस बॉडी के ऊपर जितना ज्यादा आप एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो उतना ज्यादा उसका लीनियर मोमेंटम चेंज होगा। तो नाउ external force is directly proportional to the rate of change of linear momentum of a body। इसका मतलब हमारे पास एक बॉडी है, उस बॉडी के ऊपर जब हमने वेक्टर f फोर्स लगाया तो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम कितना है, वेक्टर p। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं, तो प्रोपोर्शनैलिटी को हम हटाएंगे तो इसकी जगह कांस्टेंट लगेगा, वेयर k इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम फिर टाइम। ठीक है, लेकिन बट हमारे पास जो लीनियर मोमेंटम है, जो प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा था कि लीनियर मोमेंटम इज डिनोटेड बाय वेक्टर p एंड इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम p की वैल्यू यहां पे हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। नाउ वेक्टर f इक्वल्स टू k, नाउ d बाई dt ऑफ p की जगह आएगा m वेक्टर v।
ठीक है। अब यहाँ पे के बाहर है, m हम बाहर रखेंगे, ये आएगा dv/dt, तो ये आएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन। ठीक है, नाउ एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। तो यहाँ पे आएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ v फॉर वेलोसिटी विद टाइम किसके बराबर? एक्सेलरेशन के बराबर। तो हम लिख सकते हैं नाउ वेक्टर f इक्वल टू km और इसकी जगह वेक्टर a। लेकिन SI सिस्टम के अंदर इस k की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास रिक्वायर्ड क्या रहा ना, वेक्टर f इक्वल टू k, तो 1 हो गया, तो m है। ठीक है, नाउ वेक्टर f इक्वल टू m है। इसका मतलब ये हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। तो कहता है हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास m है, उस बॉडी के ऊपर हमने वेक्टर f फोर्स लगाया, उसके बाद उस बॉडी में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ? a एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, तो द SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। न्यूटन ये फोर्स का जो SI यूनिट है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, बिकॉज ऐसा कॉन्सेप्ट जो है न्यूटन ने दिया था। तो वी नो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इन टर्म्स ऑफ SI सिस्टम यूनिट्स में देखते हैं तो फोर्स का हम मानते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है, उस बॉडी के ऊपर 1 न्यूटन की फोर्स लगी जब उस बॉडी का मास था 1 किलोग्राम, और उसके बाद उसका एक्सेलरेशन कितना रहा होगा? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं हेंस 1 न्यूटन इज दैट फोर्स। तो हम कह सकते हैं कि 1 न्यूटन की फोर्स वो फोर्स होती है जो एक बॉडी में, जो किसी बॉडी में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जब उस बॉडी का मास कितना होगा? 1 kg। आपको कभी एग्जाम में आता है डिफाइन 1 न्यूटन, तो आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद इसका CGS यूनिट मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। आपने सिस्टम ऑफ यूनिट्स अगर पढ़े हो तो वहां पे हमारे पास 3 सिस्टम होते हैं, CGS, MKS, FPS। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड इसका जो यूनिट है वो है डाइन, और 1 न्यूटन में होते हैं 10 की पावर 5 डाइन, और 1 डाइन में होते हैं 10 की पावर -5 न्यूटन। ओके, थैंक यू।